आज के इस विस्तृत चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो विज्ञान के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सच बताऊं तो बेहद दिलचस्प पहलू पर रोशनी डालती है। बिल्कुल। हमारा आज का विषय है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। अक्सर इन विषयों को बस स्कूल के दिनों की यादों के रूप में देखा जाता है, जहां हमारा मुख्य उद्देश्य सिर्फ किसी तरह रटकर परीक्षा पास करना होता था। हाँ, ज्यादातर लोगों का यही अनुभव होता है। लेकिन आज हमारा मिशन कुछ और है। हमारे पास 10 बेहद ज्ञानवर्धक विजुअल स्लाइड्स का एक पूरा सेट है और हमारा उद्देश्य इस विषय को इतना आसान और मजेदार बनाना है कि कक्षा 10 के छात्रों के लिए या विज्ञान में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये किसी बोझ के बजाय एक जादुई पहेली को सुलझाने जैसा लगे। ये एक बहुत ही सटीक नजरिया है। विज्ञान को अक्सर पता है केवल प्रयोगशालाओं या भारी भरकम किताबों की चीज मान लिया जाता है, लेकिन अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो ये हमारे आसपास हो रहे हर छोटे बड़े बदलाव को समझने का एक नजरिया है। जो चीजें पहली नजर में किसी जादू जैसी लगती हैं, बिल्कुल जादू जैसी। हाँ, विज्ञान उनके पीछे का तर्क बहुत स्पष्ट करता है। और आज हमारे पास जो ये 10 विजुअल स्लाइड्स हैं वो रटने की उस पुरानी आदत को छोड़कर इन पूरी प्रक्रियाओं को विजुअलाइज करने में हमारी बहुत मदद करने वाली हैं। सही कहा। तो चलिए इसी विजुअलाइजेशन की शुरुआत करते हैं, हमारे नोट्स में दिए गए पहले चित्र के साथ। अगर इस चित्र को देखें तो ये किसी जादू के शो के दृश्य जैसा लगता है। बहुत ही नाटकीय दृश्य है वो। बिल्कुल। इसमें एक धातु के चिमटे से एक मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा गया है और उसे जलाया जा रहा है। उसमें से एक बहुत ही चमकदार, एकदम आंखों को चकाचौंध कर देने वाली सफेद लौ निकल रही है और नीचे रखी एक कांच की तश्तरी में सफेद रंग का पाउडर इकट्ठा हो रहा है। देखिए, ये दृश्य रासायनिक परिवर्तन की पूरी कहानी को बहुत ही खूबसूरती से बयां कर रहा है। यहाँ जो सबसे अहम बात समझने वाली है वो ये है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हमेशा एक नया पदार्थ बनता है। मतलब सिर्फ रूप नहीं बदलता। नहीं, ये केवल रूप बदलने की बात नहीं है। जैसे बर्फ का पानी बन जाना। बर्फ और पानी दोनों मूल रूप से H2O ही हैं, लेकिन यहाँ इस स्लाइड में पहले जो एक ठोस धातु का रिबन था वो हवा में मौजूद अदृश्य ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके बिल्कुल नए रासायनिक गुणों वाले सफेद पाउडर में बदल चुका है, जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है, मतलब भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बीच का अंतर। और यहीं से उस दिलचस्प भाषा का जन्म होता है जिसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। कोई भी वैज्ञानिक हर बार अपने शोध पत्र में ये लंबी कहानी तो नहीं लिखेगा ना कि एक चिमटा लिया गया, फिर मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया और फिर सफेद पाउडर बना। बिल्कुल नहीं, वो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, तो इसके बजाय इन नोट्स में नीचे एक बहुत ही स्मार्ट और संक्षिप्त रूप दिया गया है, 2mg+O2 और एक तीर का निशान जो 2mgO की ओर जा रहा है। और ये संक्षिप्त रूप ही तो विज्ञान की असली सुंदरता है। ये जटिल घटनाओं को एक सरल, लगभग गणितीय भाषा में दर्ज करने का तरीका है। एक जापानी वैज्ञानिक हो या कोई ब्राजीलियाई शोधकर्ता, भले ही वो एक दूसरे की बोली जाने वाली भाषा न समझें, लेकिन वो समीकरण समझ जाएंगे। एकदम सही। 2mg+O2 और तीर के बाद 2mgO देखकर वे दोनों तुरंत समझ जाएंगे कि वहां असल में क्या घटना घटी है। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्रभावी संचार का माध्यम हुआ। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक व्यावहारिक सवाल उठता है। बताइए। हर रासायनिक अभिक्रिया मैग्नीशियम रिबन की तरह चमकदार सफेद लौ के साथ तो नहीं होती ना? मतलब प्रयोगशाला के बाहर या रोजमर्रा की जिंदगी में ये कैसे पहचाना जाए कि कोई रासायनिक अभिक्रिया सच में हुई है या नहीं? बिना किसी बड़े धमाके या लौ के? हाँ, सिर्फ देखकर कैसे पता लगाया जा सकता है? तो इस बात को स्पष्ट करने के लिए हमारी स्रोत सामग्री की जो दूसरी स्लाइड है उसमें एक बहुत ही बेहतरीन डायग्राम दिया गया है। उस डायग्राम में क्या दर्शाया गया है? इसमें एक बीकर या कह ले एक फ्लास्क दिखाया गया है जिसमें कुछ तरल पदार्थ है और उस तरल में से छोटे छोटे बुलबुले उठ रहे हैं। ऊपर की तरफ धुआं या गैस निकलती हुई दिखाई दे रही है और सबसे दिलचस्प बात, फ्लास्क के अंदर एक थर्मामीटर भी लगा हुआ है जिसका तापमान ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। बहुत ही स्पष्ट संकेत है ये। हाँ, और इन प्रेक्षणों को आसानी से याद रखने के लिए
छात्रों के लिए एक बहुत ही शानदार मेमोरी ट्रिक दी गई है। इसे RAG और साथ में T का नाम दिया गया है। ये RAG और T वाली जो ट्रिक है, ये प्रेक्षण विज्ञान का एक बहुत ही मजबूत हिस्सा है। इसे थोड़ा विस्तार से समझाना श्रोताओं के लिए बहुत उपयोगी होगा, खासकर प्रेक्षा के नजरिए से। बिल्कुल, मैं समझाती हूँ। तो यहाँ R का अर्थ है रंग, यानी कलर में परिवर्तन। अगर दो रंगहीन तरल पदार्थ मिलकर अचानक लाल या नीला रंग बना दे, तो मतलब कुछ तो नया हुआ है। सही बात है। फिर आता है A, जो दर्शाता है अवस्था, यानी स्टेट में परिवर्तन, जैसे ठोस का द्रव बन जाना या द्रव का गैस में बदल जाना। और G का मतलब है गैस का निकास, जैसा कि उस फ्लास्क वाले चित्र में हमें साफ बुलबुले दिख रहे थे। और आखिरी अक्षर T। हाँ, T यानी तापमान या टेम्परेचर में बदलाव। अगर इनमें से कोई भी भौतिक संकेत मिलता है, तो ये इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि वहां सच में एक रासायनिक अभिक्रिया घटित हुई है। ये जानकारी किसी भी तरह के वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी बिंदु पर एक और बुनियादी अवधारणा को समझना जरूरी हो जाता है, अभिकारक और उत्पाद के बीच का अंतर। हाँ, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। बिल्कुल, किसी भी रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड जो पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, उन्हें अभिकारक या रिएक्टेंट्स कहा जाता है। और अभिक्रिया पूरी होने के बाद तीर के दाईं ओर राइट साइड जो नया पदार्थ बनता है, वो उत्पाद या प्रोडक्ट कहलाता है। तो जो शुरुआत में था वो अभिकारक और जो अंत में मिला वो उत्पाद। सही। ये विभाजन आगे आने वाले सभी जटिल समीकरणों को समझने की नींव है। अभिकारक और उत्पाद, ये ढांचा तो मुझे अच्छे से समझ आ गया। लेकिन अब हम इन नोट्स के एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़े रहस्यमयी मोड़ पर पहुंचते हैं, स्लाइड 3 और 4 में। रहस्यमयी? वो कैसे? देखिए, अगले हिस्से में उसी मैग्नीशियम वाले समीकरण को एक अलग रूप में लिखा गया है, Mg+O2, और तीर के बाद केवल MgO लिखा है। मतलब यहाँ पर बात सच में बहुत उलझ जाती है मेरे लिए। उलझी हुई किस तरह से लग रही है आपको? अगर हम इस समीकरण को ध्यान से देखें तो तीर के बाईं ओर यानी अभिकारकों की तरफ ऑक्सीजन के 2 परमाणु मौजूद हैं। O के ठीक नीचे 2 लिखा हुआ है। लेकिन तीर के दाईं ओर जो उत्पाद बना है MgO, उसमें केवल एक ही ऑक्सीजन का परमाणु है। ये कैसे संभव है? मतलब एक पूरा का पूरा ऑक्सीजन परमाणु हवा में कहाँ गायब हो गया? और यहीं पर विज्ञान अपना असली खेल दिखाता है। ये जो विरोधाभास है, ये विज्ञान की प्रकृति को समझने में बहुत मदद करता है। इस तरह के समीकरण को वैज्ञानिक शब्दावली में असंतुलित या ढांचा समीकरण कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। ढांचा समीकरण, तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक रफ ड्राफ्ट की तरह है। मतलब ये हमें कहानी के किरदार तो बता देता है, लेकिन ये नहीं बताता कि कहानी में कौन कितनी बार आया है। एकदम सटीक तुलना की आपने। ये ढांचा हमें सिर्फ ये बताता है कि किन चीजों को मिलाया गया और क्या बना, लेकिन वैज्ञानिक रूप से ये समीकरण अधूरा है। अधूरा क्यों? क्योंकि ये प्रकृति के एक बहुत ही कड़े नियम का उल्लंघन कर रहा है, जिसे परमाणु संरक्षण या कंजर्वेशन ऑफ एटम्स कहा जाता है। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कोई भी परमाणु ना तो जादू से गायब हो सकता है और ना ही अचानक पैदा हो सकता है। बिल्कुल, शून्य से कुछ भी पैदा नहीं हो सकता। और इस बात को और भी गहराई से, मतलब एकदम विजुअली समझाने के लिए हमारी 5वीं स्लाइड में एक बहुत ही शानदार चित्र दिया गया है। तराजू वाला चित्र। हाँ, इसमें एक आधुनिक डिजिटल तराजू वेइंग स्केल दिखाया गया है। इस तराजू के दोनों पलड़े बिल्कुल बराबर हैं और दोनों तरफ की डिजिटल स्क्रीन पर 5.555 लिखा हुआ है। ये चित्र अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। ये डिजिटल तराजू असल में विज्ञान के सबसे बुनियादी और शाश्वत नियमों में से एक का प्रतीक है, जिसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। यह नियम स्पष्ट रूप से कहता है कि पूरे ब्रह्मांड में द्रव्यमान को ना तो कभी बनाया जा सकता है और न ही कभी नष्ट किया जा सकता है। ब्रह्मांड एक तरह से एक बंद बही खाते की तरह काम करता है, एक क्लोज्ड अकाउंटिंग सिस्टम जहां हर एक पाई का हिसाब रखा जाता है। एकदम सही। जब एक रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान हमेशा उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बिल्कुल एकदम सटीक बराबर होना चाहिए।
तराजू के पल्ले कभी ऊंचे नीचे नहीं हो सकते। तो जो हमने पहले देखा था वो ऑक्सीजन गायब नहीं हुआ था? नहीं, वो बस समीकरण में लिखा नहीं गया था सही से। इसीलिए एक ढांचा समीकरण को संतुलित करना, बैलेंस करना सिर्फ एक किताबी अभ्यास या कोई गणितीय पहेली नहीं है। यह दरअसल प्रकृति के उस अटल नियम का सम्मान करना है। समीकरण के दोनों ओर हर एक तत्व के परमाणुओं की संख्या हर हाल में समान होनी ही चाहिए। ये तो सच में बहुत ही गहरी बात है। प्रकृति का तराजू हमेशा संतुलित रहता है। तो अब हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये आती है कि एक असंतुलित समीकरण को इस तराजू पर कैसे तौला जाए, उसे संतुलित कैसे किया जाए? ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि हमारे पास जो अगला विजुअल है छठी स्लाइड में, वो एक काफी जटिल समीकरण पेश करता है। ये लोहे और पानी की प्रतिक्रिया है। Fe + H2O और तीर के बाद उत्पाद के रूप में Fe3O4 + H2 बन रहा है। सच बताऊं तो पहली नजर में ये समीकरण किसी भी छात्र को काफी डरावना लग सकता है। इसे देखकर उलझन होना बहुत स्वाभाविक है। इतने सारे तत्व हैं। इसे संतुलित करने के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल होता है उसे हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। हिट एंड ट्रायल? हाँ, जहां हम अलग अलग संख्याओं का अनुमान लगाकर देखते हैं कि तराजू कब बराबर होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस दस्तावेज में इस उलझन को सुलझाने के लिए एक बहुत ही मजेदार और प्रभावी ट्रिक दी गई है, जिसे लक्ष्मण रेखा का नाम दिया गया है। अरे वाह, लक्ष्मण रेखा! ये अवधारणा रासायनिक संतुलन की प्रक्रिया में किस प्रकार काम करती है? ये बहुत ही दिलचस्प लग रहा है। हाँ, देखिए, इस ट्रिक के पहले चरण में क्या किया गया है, समीकरण के हर एक रासायनिक सूत्र के चारों ओर एक चौकोर बॉक्स बना दिया गया है। Fe के चारों ओर एक बॉक्स, H2O के चारों ओर एक बॉक्स और इसी तरह उत्पादों के चारों ओर भी बॉक्स। और यही बॉक्स हमारी लक्ष्मण रेखा है। इसका सबसे कड़ा मतलब न टूटने वाला नियम यह है कि इस बॉक्स के अंदर किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ये एक बेहद महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है और अक्सर छात्र यहीं पर सबसे बड़ी गलती करते हैं। कैसी गलती? देखिए, पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। अगर संतुलन करने के प्रयास में किसी ने बॉक्स के अंदर जाकर उसे H2O2 कर दिया तो वो पानी नहीं रहेगा। अरे बाप रे! हाँ, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा, जो कि एक बिल्कुल अलग और काफी खतरनाक रसायन है। किसी भी पदार्थ के रासायनिक सूत्र के अंदर के अंकों को, यानी जो नीचे लिखे सब्सक्रिप्ट्स होते हैं, उन्हें बदलने का सीधा मतलब है उस पदार्थ की मूल पहचान को ही नष्ट कर देना। तो ये तो प्रकृति के नियमों के खिलाफ हो जाएगा। इसीलिए वो बॉक्स या लक्ष्मण रेखा ये सुनिश्चित करती है कि पदार्थ वही रहे जो वो है। तो जो भी बदलाव होंगे, जो भी संख्याएं जोड़ी जाएंगी, वे सब इस बॉक्स के बाहर आगे की तरफ एक गुणांक यानी कोएफिशिएंट के रूप में रखी जाएंगी। बिल्कुल सटीक। अब जब लक्ष्मण रेखा के नियम स्पष्ट हैं, तो सवाल ये उठता है कि इस हिट एंड ट्रायल विधि की शुरुआत आखिर कहाँ से की जाए? समीकरण में इतने सारे तत्व मौजूद हैं, लोहा है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। पहले किसे निशाना बनाया जाए? इसकी भी एक बहुत ही तार्किक रणनीति हमारी 7वीं स्लाइड में सुझाई गई है। इसमें लिखा है कि हमेशा उस सबसे बड़े यौगिक को चुनना चाहिए जिसमें परमाणुओं की कुल संख्या सबसे अधिक हो, चाहे वो अभिकारक की तरफ हो या उत्पाद की तरफ। हाँ बिल्कुल, चाहे लेफ्ट में हो या राइट में। तो हमारे इस लोहे वाले उदाहरण में वो सबसे बड़ा यौगिक Fe3O4 है, जिसे फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। अब उस यौगिक के अंदर भी हमें उस तत्व को खोजना है जिसके परमाणु सबसे ज्यादा हों। तो अगर हम Fe3O4 को देखें, तो इस मामले में वो तत्व निश्चित रूप से ऑक्सीजन है, जिसके 4 परमाणु दाईं ओर मौजूद हैं। एकदम सही। तो हमारी शुरुआत ऑक्सीजन को संतुलित करने से होगी। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, लेकिन बाईं ओर हमारे पानी यानी H2 वाले बॉक्स के पास सिर्फ एक ऑक्सीजन है। तराजू टेढ़ा है। हाँ, तो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए हमें बाईं ओर वाले पानी के बॉक्स के ठीक आगे 4 लगाना होगा, मतलब 4 का गुणांक इस्तेमाल करना होगा। ऐसा करने से बाईं ओर भी 4 ऑक्सीजन हो जाते हैं और दाईं ओर तो 4 हैं ही। तो लो जी, ऑक्सीजन हो गया संतुलित। बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ तो रसायन विज्ञान अपनी एक और चाल चलता है। वो क्या? पानी के आगे 4 लगाने से आपको ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, लेकिन इस बदलाव ने हाइड्रोजन की संख्या को पूरी तरह संतुलित कर दिया। अरे हाँ। देखिए, अब बाईं ओर हाइड्रोजन के 4 गुणा 2
यानी 8 परमाणु हो गए हैं, जबकि दाईं ओर जो H2 है उसके पास केवल 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं। तो इस नई समस्या को सुलझाने के लिए हमें दाईं ओर वाले H2 के बॉक्स के आगे भी 4 लगाना होगा। बिल्कुल। अब 4 गुना 2, दाईं ओर भी 8 हाइड्रोजन हो गए, बाईं ओर भी 8, दाईं ओर भी 8। चलिए, हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। अब तो आसान लग रहा है। और अब अंत में बचता है हमारा लोहा यानी Fe। अगर हम दाईं ओर देखें तो Fe3O4 में 3 लोहे के परमाणु हैं। तो इसे संतुलित करना तो सबसे आसान है। हम बस बाईं ओर अकेले खड़े Fe के बॉक्स के आगे सीधे 3 लगा देंगे। और इस तरह एक एक करके अनुमान लगाने और जांचने की ये जो हिट एंड ट्रायल प्रक्रिया है, ये पूरी होती है। और इसी के साथ हमारे पास जो अगली स्लाइड है, 8वीं स्लाइड, वो एक पूरी तरह से संतुलित और स्थिर समीकरण को दर्शाती है। 3FeS प्लस 4H2OG और तीर के बाद Fe3O4S प्लस 4H2G। द्रव्यमान संरक्षण का नियम अब पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका है। हाँ, एक संतुलित समीकरण को देखना सच में एक अजीब सी मानसिक संतुष्टि देता है। सब कुछ एकदम परफेक्ट। लेकिन यहाँ एक और चीज मेरा ध्यान खींच रही है। क्या? इस अंतिम समीकरण में सूत्रों के साथ कोष्टक में यानी ब्रैकेट में छोटे छोटे अक्षर लिखे गए हैं, जैसे Fe के साथ S और H2O के साथ G। ये छोटे अक्षर किस काम आते हैं? देखिए, ये जो छोटे अक्षर हैं, ये किसी भी सामान्य समीकरण को एक सटीक और सूचनापूर्ण समीकरण में बदल देते हैं। इन्हें हम भौतिक अवस्थाएं या फिजिकल स्टेट्स कहते हैं। अच्छा। यहाँ S का अर्थ है ठोस यानी सॉलिड, L का मतलब द्रव यानी लिक्विड, G का गैस, और एक और होता है AQ, जिसका मतलब है जलीय घोल या एक्वस, यानी जब किसी चीज को पानी में घोला गया हो। तो ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि वो चीज दिखने में कैसी है। हाँ। अवस्था क्या है। हम ये उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। उदाहरण के तौर पे इसी लोहे वाले समीकरण को ही ले लीजिए जी। इसमें H2O के साथ ब्रैकेट में G लिखा है। हाँ। अब हम सभी जानते हैं कि पानी आमतौर पर द्रव होता है, L होता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ G का होना ये स्पष्ट करता है कि इस विशिष्ट अभिक्रिया में साधारण तरल पानी का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि भाप यानी स्टीम का उपयोग किया गया है। अरे वाह! ठोस लोहा ठंडे या साधारण पानी के साथ इतनी आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करता, उसे उच्च तापमान वाली भाप की जरूरत होती है। तो ये छोटी सी जानकारी पूरी प्रक्रिया के संदर्भ को एकदम स्पष्ट कर देती है। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। मतलब एक रासायनिक समीकरण केवल ये नहीं बताता कि क्या मिलाया गया, बल्कि वो ये भी बता सकता है कि उसे किस अवस्था में मिलाया गया। बिल्कुल। पत्ती दिखाई गई है जिस पर सूरज की चमचमाती रोशनी पड़ रही है। ये प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है। चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। तो इस सब का मतलब क्या है इस चैप्टर में? प्रकाश संश्लेषण का ये उदाहरण इस बात पर चर्चा करने के लिए एकदम सटीक है कि रासायनिक समीकरणों को और अधिक सूचनापूर्ण कैसे बनाया जा सकता है। देखिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया शून्य में या बिना किसी कारण के अपने आप नहीं हो जाती। उसे घटित होने के लिए कुछ खास भौतिक परिस्थितियों या वातावरण की आवश्यकता होती है। जैसे एक रेसिपी में सिर्फ सामग्री बता देना काफी नहीं होता ना, ये भी बताना पड़ता है कि ओवन का तापमान कितना होना चाहिए या उसे कितनी देर पकाना है। एकदम सही एनालॉजी है। पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की ही आवश्यकता नहीं होती। इन दोनों अभिकारकों को एक साथ मिला देने से अपने आप ग्लूकोज नहीं बन जाएगा। हाँ, वरना तो हवा और पानी मिलकर हमेशा खाना बनाते हैं। बिल्कुल। उन्हें ऊर्जा के लिए सूरज की रोशनी की और पत्तियों में मौजूद उस हरे रंग के वर्णक यानी क्लोरोफिल की भी सख्त जरूरत होती है। इसीलिए इस चित्र में जो समीकरण दिया गया है उसमें तीर के निशान के ठीक ऊपर सूर्य प्रकाश और नीचे क्लोरोफिल लिखा गया है। हाँ, ये तरीका विज्ञान में बहुत आम है। किसी भी अभिक्रिया के लिए आवश्यक तापमान, दाब यानी प्रेशर या उत्प्रेरक जिसे हम कैटलिस्ट कहते हैं, उन सबको उस तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जा सकता है। ये स्पष्ट करता है कि ये जो रासायनिक जादू है, ये केवल किन खास परिस्थितियों में ही संभव हो सकता है। समझ गई। अब हम इस विस्तृत चर्चा के बिल्कुल अंतिम विजुअल पर आ गए हैं। 10वीं स्लाइड। हाँ, आखिरी पड़ाव। इस चित्र में एक बीकर के अंदर बिना बुझा चूने, जिसे अंग्रेजी में क्विकलाइम और रासायनिक भाषा में CaO कहते हैं, उसके कुछ सफेद टुकड़ों में पानी डाला जा रहा है। और चित्र में बहुत ही स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि बिना किसी बाहरी आग या बर्नर के बीकर से बहुत तेजी से धुआं और ऊष्मा यानी हीट निकल रही है।
यह दृश्य विज्ञान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रेणी का एकदम सटीक उदाहरण है, जिसे संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। संयोजन मतलब जुड़ना। बिल्कुल, इसके नाम से ही इसकी प्रकृति स्पष्ट होती है, चीजों का आपस में जुड़ना या संयोजित होना। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक नया उत्पाद बनाते हैं तो वह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ इस बीकर में बिना बुझा चूना यानी CaO और पानी यानी H2O, ये दोनों तेजी से जुड़कर एक नया यौगिक बुझा हुआ चूना या स्लेक्ट लाइम बना रहे हैं। एकदम सही। लेकिन ये जो इतनी सारी गर्मी और धुआं निकल रहा है चित्र में, वो क्या है? हमने तो कोई आग नहीं लगाई। यह इस अभिक्रिया का एक और बहुत ही विशिष्ट पहलू है। नोट्स में से एक ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक अभिक्रिया बताया गया है। ऊष्माक्षेपी? हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि इस रासायनिक प्रक्रिया के दौरान भारी मात्रा में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है। पुराने बॉन्ड्स के टूटने और नए बॉन्ड्स के बनने की इस पूरी प्रक्रिया में इतनी ऊर्जा मुक्त होती है कि उस बीकर का तापमान अचानक से बहुत अधिक बढ़ जाता है। सच में विज्ञान बहुत अद्भुत है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ प्रयोगशाला तक सीमित कोई अमूर्त सिद्धांत नहीं है। इसी भुजे हुए चूने का इस्तेमाल हमारे घरों में मतलब दीवारों की सफेदी या व्हाइट वॉशिंग करने के लिए किया जाता है। हाँ, बिल्कुल किया जाता है। मतलब जो रसायन हमें उस बीकर में उबलता हुआ दिख रहा था, वही दुनिया भर में इमारतों को सुरक्षित और चमकदार बनाने के काम आता है। ये विज्ञान और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत ही व्यावहारिक जुड़ाव है। मेरा मानना है कि विज्ञान की असली ताकत यही है कि वो प्रयोगशाला की चारदीवारी से निकलकर हमारी बाहरी दुनिया को आकार देता है। रसायन विज्ञान सिर्फ पन्नों पर लिखे गए कुछ समीकरण नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह हमारे आसपास के इस पूरे भौतिक संसार के निर्माण और बदलाव की एक सतत प्रक्रिया है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा को अगर समेटा जाए तो ये एकदम स्पष्ट होता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण महज रटने वाले कुछ बोरिंग सूत्र नहीं है। बिल्कुल नहीं। RORG और T जैसे भौतिक प्रेक्षणों से लेकर लक्ष्मण रेखा के जरिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम को बनाए रखने तक ये सब प्रकृति के उस सूक्ष्म संतुलन को समझने का एक प्रयास है जो हमारे चारों ओर हर पल काम कर रहा है। अब समीकरणों को संतुलित करना तो जैसे प्रकृति के बही खाते को संतुलित करने जैसा है। और इसी बात से पता है, एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, एक ऐसा सवाल जिस पर हर किसी को गहराई से विचार करना चाहिए। कैसा सवाल? देखिए, हमने आज ये स्थापित किया कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ब्रह्मांड में कोई भी चीज कभी नष्ट नहीं होती। द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है, तराजू हमेशा बराबर रहता है। हाँ, ब्रह्मांड का कुल वजन कभी नहीं बदलता। तो जरा सोचिए, जब कागज के एक बड़े भारी टुकड़े को जलाया जाता है और वो पूरी तरह से जलकर बस एक मुट्ठी भर हल्की सी राख में बदल जाता है, तो उस कागज का बाकी का वजन आखिर कहाँ गायब हो जाता है? अगर कुछ भी नष्ट नहीं हो सकता तो वो वजन कहाँ गया? ये वास्तव में दिमाग को झकझोर देने वाला विचार है। क्या वो गायब हुआ वजन अब गैस और धुएं के रूप में हवा का हिस्सा बन चुका है? यही तो सोचने वाली बात है। अगली बार जब कहीं धुआं उठता हुआ दिखाई दे तो इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए कि क्या वो महज धुआं है या फिर वे उड़ते हुए अदृश्य परमाणु हैं जो प्रकृति के तराजू को हमेशा संतुलित रखने का काम कर रहे हैं। खैर, आज की इस विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोताओं के साथ ब्रह्मांड के इन छिपे हुए रहस्यों और चमत्कारों को वैज्ञानिक नजरिए से खोजना ऐसे ही जारी रहेगा। तब तक के लिए जिज्ञासा बनाए रखें। Hey everyone! Thanks for watching! Don't forget to like and subscribe to Examori.